देखिए, ये जो हम अभी आप लिखे ना कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखे, आप अभी 8 नंबर का प्रश्न अभी आंसर आपको हम बताएं। अगर आपको ये नहीं लिखना होगा तो आप ये विशाल अन्नागार पर टिप्पणी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। बोल रहा है कि लोथल कहाँ है और इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है। तो देखिए दोस्त, लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखिए, लोथल गुजरात में स्थित एक हड़प्पा कालीन जगह है। इतिहास अध्ययन में जब हम हड़प्पा कालीन लोगों के बाहरी दुनिया से व्यापार एवं संपर्क के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो लोथल से हमें कई साक्ष्य मिले। मतलब कि जिसे हम सोचें कि लोग क्या, हड़प्पा सभ्यता के लोग बाहर दूसरे दूसरे जगहों से व्यापार करते थे, तो इसमें से एक लोथल जगह है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मिली हुई है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, वो लोग व्यापार करते थे, यानी इसका लोथल का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे बेलनाकार मुहरे मिला है, क्या मिला है, मुहर मिला है बेलनाकार का, और ये को सावधान मिला है। और गोदीवाड़ा, यानी गोदीवाड़ा उसको बोलते हैं जो कि डाक यार्ड, जिसको क्या बोलते हैं, डाक यार्ड, जहाँ पर नाई आके खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, गोदीवाड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर उसी को गोदीवाड़ा बोलते हैं। 10 नंबर प्रश्न बोला है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली का वर्णन करना है 10 नंबर में। देख कर कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। वो लोग काफ़ी एडवांस थे नाली के माध्यम से अपने घर के पानी नाली के माध्यम से निकालने के लिए। नगरों में नियोजित जल निकासी प्रणाली आधुनिक नगर योजना के समान थी। यहाँ के नगरों में घरों, नालियों एवं सड़कों का एक साथ नियोजन रूप से निर्माण कराया गया था। सड़कों की तरह नालियों भी एक दूसरे से समकोण पर थे। देखिए, यहाँ की जो नालियाँ थी ना, यहाँ के नगरों के जो घर के नालियाँ थी ना और सड़क एक दूसरे को सटा के बनाया गया था। और जिसे आज के डेट में भी बनाया जाता है। आज के डेट में आप गांव में चले जाइए तो गांव में भी ऐसे बनाया जाता है कि जो नली है ना, उसका गली से सटा हुआ वही भाग रहेगा, वही घर का भाग रहेगा जिधर से नली निकलती हुई, तभी ना दीवार के माध्यम से नली गली में निकलेगी। कुछ ना है जी, लोग वही हैं, सोच वही है, लोग वही, बस तकसीर बदल गया है। क्या घरों से पानी गली की नाली में तथा वहाँ से शहर के मुख्य नाली में जाती थी। कह रहा है कि जो घर के पानी है, घर के पानी कहाँ जाती थी, सबसे पहले तो जो गली है ना, उस गली के नली बनाएगा ना, तो उस नली में सबसे पहले जाती थी, और उस नली के माध्यम से जो शहर का बड़ा नाला बनाया गया उसमें जाती है। आज के डेट में तो वैसे ही घर से पानी निकलता है, जैसे अभी निकलता है वैसे पहले निकलता था। आपके घर से पानी जो निकलता है, नली का कल का पानी जो निकलता है, डायरेक्ट बाढ़ का नाला में मिल जाता है, नहीं मिलता है ना। पहले आपके गली में जो नाली होगा उसमें जाके मिलेगा, और उस नाली के माध्यम से जाके छोटा सा नाली मिलेगा, वो जाके बाढ़ का नाली मिल जाएगा। जैसे वो लोग करते थे, जैसे ये लोग भी कर रहे। नालियों में जगह जगह चबाचे बने होते थे जिससे कूड़ा कचरा मुख्य नाले में नहीं जाता था। नालियों में जगह जगह पर मतलब कि चबाचे बने होते थे, जैसे कि ऐसी कुछ चीज़ से घेर दिए जाते थे कि मतलब कि जो कूड़ा करकट हो बड़ा नाली में नहीं जाए, ठीक है ना। सेम जैसे आज के लोग रहते हैं वैसे ही उस समय भी लोग थे। 11वां प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं का नाम बताइए। देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यता के नाम कैसे। पहले का देख लीजिए, डजला फरात नदी के तट पर बसा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के तट पर बसा है, तो डजला फरात नदी के तट पर बसा है, ठीक है ना। दूसरा, नील नदी के किनारे बसा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है, तो नील नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। बारह नंबर प्रश्न लिखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे, 12 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के निम्न प्रकार थे। यानी पहल का कि हड़प्पा में मिले कब्रिस्तान R37 में मृतकों को
पूर्ण रूप से दफनाया के साक्ष्य मिला है। जो हड़प्पा में कब्रिस्तान मिला है वहाँ पर R37 लिखा है कब्रिस्तान के बाहर। उसमें जो मृतकों का हड्डी थी ना पूरी अच्छा तरह से दफनाया गया था। और दूसरा कि भाई साहब बहावलपुर में आंशिक सावधान के साक्ष्य मिले। यहाँ शवों को खुले में पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जो बहावलपुर है वहाँ पर ना शव को ऐसे ही फेंक दिया जाता था और उसको गिद्ध नोच के खाते थे। बाद में उनके अस्थियों को चुनकर आंशिक शवदान किया जाता है। बाद में जब उसको गिद्ध नोच के खा जाते थे जो हड्डी बचता था तब उस हड्डी का दाह संस्कार लास्ट में किया जाता था। तीसरा प्रकार था कि शवों को जलाकर भस्मों को घड़े में रखकर समाधियों में गाड़ा जाता था। और तीसरा था कि शव को ना जला दिया जाता, जो उसका भस्म में राख बनता था ना उसको घड़े में रख कर उसको समाधि में बना के गाड़ दिया जाता था। चौथा, लोथल से युग्म स्वदान यानी पति पत्नी को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। लोथल से क्या साक्ष्य मिला है? पति पत्नी को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिला है। एक साथ दफनाया गया था दोनों को, पति और पत्नी को। तेरहवां प्रश्न बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे? सॉरी ये नहीं, 13वां प्रश्न बोला है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? 13 नंबर देखिए, 13 नंबर कार्बन 14 विधि है। बोले कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र निम्नलिखित है। पहले का हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा। ये सभी हड़प्पा के प्रमुख नगर थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी कौन सा शहर है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। पंद्रह नंबर, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। हड़प्पा सभ्यता के 2 विशेषता का उल्लेख करें 15 नंबर में। हड़प्पा सभ्यता के 2 विशेषता निम्न थे। पहला कि यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। दूसरा, इस सभ्यता के नगरों की बसावट जाल पद्धति के आधार पर था। इसमें सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटी थी तथा नलियों का जाल बिछा हुआ था। हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्न 15 कर लिया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं 6 गो। बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। देखिए, सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा की संस्कृति ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं से भी पुरानी थी। इसका उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग में होता है। इसका उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ था। चूँकि इस सभ्यता का विकास मुख्यतः सिंधु नदी के सभी निकटस्थ क्षेत्रों में हुआ था, अतः हिलर आदि विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। ये देखिए आप भारत का नक्शा अगर देख लीजिएगा, नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल के ले लीजिए, ये अगर हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ऐसे आपका भारत का नक्शा है, ठीक ऐसे ही कुछ है ना जी। ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है इस एरिया में बसी हुई थी, ठीक है ना। इस एरिया को हम लोग उत्तर पश्चिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। याद रखिएगा, ये जो सभ्यता थी सिंधु नदी किनारे, जो सिंधु नदी है उसी के किनारे इसका मेन मुख्य शहर था। तो हिलर और जो विद्वान थे उन्होंने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही रख दिया। परंतु आधुनिक विद्वान ने इस नाम को उचित नहीं ठहराते, लेकिन जो आज के विद्वान हैं उन लोगों ने इसका नाम उचित नहीं मानते। क्योंकि इसका विस्तार केवल सिंधु घाटी पंजाब और सिंध तक ही सीमित ना होकर बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को भी घेरे हुए है। देखिए, जब उस समय खुदाई हो रही थी तो लोगों ने देखा ना कि मेन जो नदियाँ है वो सिंधु नदी है, और उस सिंधु नदी किनारा ही सभ्यता बसी है। इसीलिए हिलर
और जो दूसरा विद्वान थे उन्होंने इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिए। लेकिन जो और इसको खुदाई किया गया है तो ये देखा गया ना, बलूचिस्तान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पर, कश्मीर, इन जगहों पर भाई साहब इस सभ्यता का विस्तार हुआ है। तो जो आज के विद्वान हैं ये कहते हैं नहीं, ये सही नहीं है, कैसे इसका एरिया इतना बड़ा है तो इसे कुछ और नाम होना चाहिए था। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मोहने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तक से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। अब बताइए, इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है और लगभग 1,29,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो नीचे ही पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ा है। ठीक है ना, प्राचीन मिस्र से बड़ा है। अब तक इस सभ्यता के लगभग 1,000 स्थलों को पता चला है, जिनमें नगरों की संख्या केवल 6 है। इस सभ्यता के स्थल कितना मिला है? 1,000, लेकिन इसमें मेन कौन सा है? तो 6 है। इनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे। इन दोनों नगरों में 483 किलोमीटर दूर थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो ये है ना हड़प्पा सभ्यता के फेमस शहर है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में दूरी देखिएगा तो 483 किलोमीटर दूर थी। और ये सिंधु नदी द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। ये जो कैसे जुड़े हुए थे? सिंधु नदी के द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है ना। अन्य नगर चनहुदड़ो, लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में। और बनावली हरियाणा में। इस सभ्यता का अवशेष गुजरात राज्य में रंगपुर तथा रजौरी में भी मिले हैं। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करें। देखिए, इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस हुई है? ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है छानबीन। इतिहास का अर्थ क्या है भाई साहब? छानबीन। निश्चित रूप से यह छानबीन पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर ही होता है। ये तो बात सही है। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत छोड़े। ये कह रहा है जो प्राचीन भारत के लोग थे अपने पीछे अनगिनत मतलब कि अथाह पुरातात्विक और साहित्यिक छोड़े। यानी ये जो घड़ा वड़ा मिला है, घर मिला है, ये सब क्या है? पुरातात्विक नहीं है जी, जिनके अध्ययन के आधार पर इतिहास का निर्माण किया गया है। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के अध्ययन किया गया ना, उसके बाद ही इतिहास का निर्माण किया गया। यह इतिहास जो है यह ग्रीक शब्द का है, जिसका अर्थ होता है छानबीन। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहले का नंबर अभिलेख। अभिलेख जो है प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों से बड़ी मदद मिलती है। ठीक है ना। ये अभिलेख पाषाण शिलालेख, स्तंभलेख तथा प्रतिमाओं पर खुदे मिले हैं। अशोक के शासनकाल की पूरी जानकारी अभिलेख पर ही आधारित है। बोले ना आपको, इतिहास लिखने में अभिलेख का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभिलेख नहीं होता ना तो आज अशोक के बारे में कोई नहीं जानता। अशोक के बारे में अगर कोई जानता है तो यह अभिलेख का ही देन है। ठीक है ना। और मूर्ति जो है ना, मूर्ति में भी लिखा हुआ है। मुद्रा के बारे में देख लीजिए। देखिए, प्राचीन राजाओं द्वारा डलवाए गए सिक्कों से प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। वैसे सिक्के से आर्थिक, इतिहास, प्रशासनिक, सामाजिक और धार्मिक बातों पर प्रकरण पड़ता है। देखिए, मुद्रा जो है, सिक्का जो है, कुछ शासक ना सिक्का पे अपना पिक्चर बनवाते थे। ठीक है ना। और पीछे भगवान का भी पिक्चर बनवाते थे। सोच लीजिए। कुछ तो ये जो अपन एक देवपुत्र बोलते थे, क्या बोले थे? देवपुत्र बोलते थे। स्मारक एवं भवन। स्मारक और भवन में इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर मूर्तियाँ आती है। स्मारक में क्या कहते हैं? इसके अंदर प्राचीन इमारत करने का मतलब ये है कि ये देखिए, ये जो आपका ताजमहल है, ये इमारतें हैं ना जी, ऐसा इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के बारे में होता है। ब्राह्मण साहित्य क्या कहता है कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य महत्वपूर्ण है। वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है।
वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत है। ब्राह्मण उत्तर साहित्य, ब्रह्मोत्तर साहित्य, परमोत्तर साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका। ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, जैन ग्रंथ आचार्यगसूत्र, कालिदास का विज्ञान शकुंतलम आदि प्रमुख है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय के निर्माण में पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों के तुलनात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात ही प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण संभव हो सका है। समझ गए आप? पुरातात्विक और साहित्य। पुरातात्विक वो चीज़ है जो मिली हुई है, स्थान है, और साहित्य को है जो लिखा गया है। जैसे कौटिल्य लिखा था अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज जो लिखा था वो इंडिका, तीसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी नगर योजना तथा भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थी। सभी बड़े नगर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बने थे। आपको बता दें कि आप जैसे इस चैप्टर को पढ़े हैं तो उसमें आपको बताया गया है कि एक ऊपर का शहर था और एक नीचे का शहर था। तो जो ऊपर का शहर था भाई साहब, उसको विधि से बनाया गया था, एक चबूतरे पे बनाया गया था और एक आकार में बनाया गया था, एक साइड और बनाया गया था, ठीक है ना। प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था तथा इसमें बड़े पैमाने पर पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ था। सभी जो नगर थे नदी के किनारे बसा था ताकि आवागमन जारी रहे, और सभी नगर का दीवारें जो पक्की ईंटें से बनाई गई थी। खुदाई से प्राप्त भग्नावशेष से नगर निर्माण योजना की निम्नलिखित विषय सामने आती है। 2 स्तरीय नगर। सिंधु सभ्यता में 2 स्तरीय नगरों के निर्माण का प्रमाण मिलता है, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग का निवास स्थान था, निचले शहर में जनसाधारण लोग का आवासीय भवन था। 2 स्तरीय नगर मिला है ना, जिसे सिंधु सभ्यता में दो स्तरीय नगर मिला है, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग जो था उसमें ना शासक रहता था, और ये जो निचला शहर है ना इसमें आम जनता पब्लिक रहती थी। सड़कों का प्रबंध, यानी आवागमन की सुविधा के लिए सड़कों की समुचित व्यवस्था की गई थी। आने जाने के लिए सड़क बढ़िया से बनाया गया था, और सड़क के पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी मतलब कि समकोण पर करना बराबर काटती थी, ठीक है ना। संपूर्ण नगर आयताकार खंडों में विभक्त नजर आती थी। सड़कें 3 मीटर से 9 मीटर तक चौड़ी थी तथा सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। सड़कें 3 मीटर से लेकर 9 मीटर तक चौड़ा था, और साफ सफाई का ध्यान अधिक मात्रा में रखा जाता था। नालियों की व्यवस्था। नगर निर्माण की एक अन्य विशेषता गंदे जल के निकास की सुंदर व्यवस्था थी। जो उसमें नालियाँ थी भाई साहब, उसको ना जगह जगह पर बनाया गया था गंदे नली को साफ करने के लिए। घरों में गंदा पानी बहकर गली की नालियों में चला जाता था, और फिर छोटी नालियों बड़ी नालियों में मिलती थी, जो अंत में विशाल नालों में मिलकर शहर से बाहर चला जाता था। इन नालियों तथा नालों में स्थान स्थान पर मैन होल बने हुए थे, जहाँ पर गंदगी को आसानी से साफ किया जा सकता था। आज के डेट में तो वैसा ही होता है। आपके घर का पानी छोटा सा नली में जाता है, और उस नली से जाता है कहाँ पर, छोटा सा जो सड़क किनारे जो नली है उसमें जाता है, और उस नली के माध्यम से नहर में जाएगा, और नहर के माध्यम से समुद्र में चला जाएगा पानी, ठीक है ना। ऐसा ही होता था। और उस नली जो था ना, उस नली को जगह जगह पर जगह छोड़ा गया था कि मतलब इस नली को यहाँ से साफ किया जाएगा। भवन तथा सार्वजनिक स्थान। सिंधु सभ्यता के नगरों में छोटे बड़े सभी प्रकार के घर मिलते हैं। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन, उसके चारों तरफ कमरे, रसोई घर, शौचालय और स्नानागृह पाए गए हैं। भवन निर्माण में आडंबर अथवा सजावट की ओर कम, उपयोगिता की ओर आर्थिक ध्यान दिया गया है। ये कह रहा है भाई जो भवन तथा सार्वजनिक स्थान है, भवन। सिंधु सभ्यता के नगरों में छोटे बड़े सभी प्रकार के घर मिलते हैं, ठीक है ना। छोटा और बड़ा दोनों मिल जाए। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था,
और घर के चारों तरफ कमरे होते थे और किचन भी होता था और बाथरूम भी होता था, सोच लीजिए। और सबका स्नान घर होता था, लैट्रिन बाथरूम दोनों होता था। और भवन निर्माण में आडंबर अथवा सजावट की ओर कम उपयोगिता की ओर आर्थिक ध्यान दिया गया। मतलब कि भवन घर बनाने में ना लोगों ने ना ज़्यादा मतलब कि सजाने धजाने पर ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने मेन कामों पर ज़्यादा फोकस किया है। मेन कामों का मतलब कि देखिए रहने के लिए रूम बन गया और बाथरूम बन गया, लैट्रिन बन गया, ये सब मेन चीज़ें होती है। इन्हें कि गलियारा बना दो, उसमें फूल लगा दो, एथी बना दो, स्विमिंग पूल, ये सब आडंबर है, ठीक है ना, ये सब कुछ नहीं लोग बनाए थे। और सार्वजनिक स्नानघर, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक विशाल स्नानघर था, ठीक है ना। इसकी लंबाई 12 मीटर थी और चौड़ाई 7 मीटर, गहराई 2.5 मीटर थी। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इस स्नानघर का फर्श पक्की ईंटों से बना था। इसको भरने के लिए पास में एक बड़ा कुआं था। इस स्नानघर का प्रयोग संभवतः विशेष अवसर पर सार्वजनिक स्नानों के लिए किया जाता था। स्विमिंग पूल आप देखें, स्विमिंग पूल में क्या होता है, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, देखिए कुछ इस तरह से बनाया गया था। देखिए ये आपका स्नानघर हो गया, ठीक है ना। और स्नानघर में से जब ये हो गया, देखिए इधर से सीढ़ियाँ आपको बनी है और इधर सीढ़ियाँ बनी है और इसके किनारे किनारे ना रूम बना हुआ है और इस रूम में कहीं पर कुआं है। इस कुआं से पानी इसमें भर दिया जाता था। और इसका लंबाई चौड़ाई जो है ना, ये जो इसका गहराई है इस स्नानघर का 2.5 मीटर गहराई है और इसकी चौड़ाई जो है 7 मीटर है और लंबाई 12 मीटर है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग ना तर त्यौहार में किया जाता है। आनागार की बात करें तो आनागार में उत्पादन या कर के रूप में वसूला जाने वाला अनाज सुरक्षित रखा जाता है। जो राजा अपने प्रजा से कर लेता था, यानी जो अनाज लेता था, उसको उसी में रखता था। हड़प्पा के अन्न भंडारों के बगल में ईंटों के गोलाकार चबूतरे बने हुए थे। जो वे जहाँ पर अन्न रखा जाता था वहाँ पर ना चबूतरे बनाए गए हैं गोल ईंटा के, ठीक है ना। संभवतः यहाँ अनाज को साफ किया जाता था। इस प्रकार अन्न भंडार सिंधु घाटी सभ्यता की एक अपनी विशेषता थी। उपयुक्त विवरण से पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता बड़े नगरों की सभ्यता थी। सुंदर सड़कों, नालियों एवं गलियों की साफ सफाई से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ कोई नियमित शासन व्यवस्था थी जो अपना काम बड़ी सावधानी से संपन्न करता था। चार नंबर प्रश्न बोले कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण में निम्नलिखित है। पहला, प्राकृतिक आपदा। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदा, जैसे में बाढ़ आना, नदियों का मार्ग बदलना, भूकंप आदि माना जाता है। हड़प्पा काल में लगभग सभी प्रमुख शहर नदियों के किनारे पश्चिमोत्तर भारत में फैले थे। बाढ़ और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा ने इन सभ्यताओं का पतन किया था। लोग मानते हैं देखिए प्राकृतिक आपदा क्या है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के सबसे प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदा है, जैसे में बाढ़ आना, नदियों का मार्ग बदलना, भूकंप आदि माना जाता है। ऐसा सोचते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता प्राकृतिक आपदा में क्या हो गया, नदियों में मार्ग बदलना यानी बाढ़ आ गया। आप अगर मोहनजोदड़ो का फिल्म देखे होंगे तो वहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर लोगों ने राजा क्या किया ना, बांध बनवा दिया ताकि उस नदी का डायरेक्शन बदल दिया दूसरा ओर जाने के लिए। तो हो सकता है कि इस नदी का डायरेक्शन बदल गया होगा, तो जिसके चलते उस शहर डूब गया होगा, ठीक है ना। हड़प्पा काल में लगभग सभी प्रमुख शहर नदियों के किनारे पश्चिम उत्तर भारत में फैले थे। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर हैं सब नदी के किनारे बसते थे। बाढ़ और भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा सभ्यता का पतन था। ये सब प्राकृतिक आपदा बताते हैं। और देखिए दूसरा इसका कारण क्या है, आर्य आक्रमण के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन का दूसरा प्रमुख कारण आर्य
आक्रमणकारियों को माना जाता है। आर्य लोग घोड़े का युद्ध में प्रयोग जानते थे। ऋग्वेद में हरियूपिया नामक नगर के इन प्रमुख देवता पुरंदर यानी इंद्र द्वारा नष्ट कर दिया गया। अगर आर्य आक्रमण की बात करिएगा तो देवता और प्राकृतिक द्वारा मानिएगा तो ये देखिए दोस्त, हम इस पे सहमत है। प्राकृतिक आपदा में ये हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन ये आर्य आक्रमण के कारण हमको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का दूसरा प्रमुख कारण आर्य आक्रमणकारियों को माना जाता है। आर्य लोग घोड़े का युद्ध में प्रयोग जानते थे और ऋग्वेद में हरि यूपिया नामक नगर के इन प्रमुख देवता पुरंदर यानी इंद्र द्वारा नष्ट करेंगे। ये हमको थोड़ा सा झोल झाल लगता है, लेकिन कोई बात ना, आ गया था, अब इसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा प्रारंभिक वैदिक सभ्यता हड़प्पा के बाद शुरू होती है तथा प्रारंभिक निवास स्थान सप्त सिंधु क्षेत्र में माना जाता है, जहाँ पहले हड़प्पा सभ्यता थी। आर्थिक तंत्र का कमजोर होना यानी हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः शहरी सभ्यता थी। किसी कारणवश चाहे भूकंप या नदियों का मार्ग परिवर्तन, आग लगने या आर्य आक्रमण से अधिवेश उत्पादन प्रभावित हुआ, जिससे हड़प्पा के नगरों का आर्थिक तंत्र प्रभावित हुआ। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ये कह रहा है कि आर्थिक तंत्र का कमजोर होना यानी हड़प्पा सभ्यता का शहरी सभ्यता थी, ठीक है ना। और कोनो कारणवश चाहे भूकंप आ गया होगा, फिर नदी जो है अपना रास्ता बदल ली होगी, या फिर आक्रमण हुआ था, इन्हीं सबों ने क्या किया था, उनका जो आर्थिक तंत्र था ना उसको कमजोर कर दिया था, जिसके चलते हो सकता है ये लोग गायब हो गए होंगे। जलवायु परिवर्तन में क्या होता है कि प्रारंभ में सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों में काफ़ी बारिश होती थी, ठीक है ना। आप पहले वहाँ पर पढ़ भी किए थे कि उधर अधिक मात्रा में वनस्पति थी, जिसके चलते बारिश होती थी और नदी में बाढ़ आते थे और घने जंगल थे, ठीक है ना। काफ़ी बारिश होती थी और घने जंगल थे। बाद में जंगलों को काटा गया, इससे जलवायु में परिवर्तन हुआ और नदियाँ सूख गई और सिंधु नगर विनाश हो गया। ये भी एक कॉन्सेप्ट हमको अच्छा लगा था जलवायु परिवर्तन, कि पहले अधिकांश मात्रा में बारिश होती थी और जंगल हो गया और उस जंगल को अधिक मात्रा में काट दिया गया, जिसके चलते बारिश ना हुआ। जब बारिश नहीं हुआ तो नदियाँ सूख गई, जब नदियाँ सूख गई तो लोग मर गए सब पानी के चलते। पाँच नंबर, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। सेकेंड लास्ट हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए बोर्ड है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन में कृषि, पशुपालन, व्यापार व्यवस्था शामिल था। उस समय सिंधु प्रदेश काफ़ी उपजाऊ था। उन दिनों सिंधु नदी को सिंधु प्रदेश का वरदान समझा जाता था। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर आदि की खेती करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में अनाज भंडार का प्रमाण मिले। पशुपालन सिंधु सभ्यता का लोगों का कृषि और बाद दूसरा मुख्य पेशा था। बैल, भैंस, बकरियाँ, भेड़ तथा सुअर पाले जाते थे। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से प्राप्त मूर्तियाँ से घोड़े का भी संकेत मिलता है। लोग कुत्ते, बिल्ली तथा ऊँट भी पालते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के पास उन वस्तुओं के कच्चे माल की कमी नहीं थी जिनका वह निर्माण करते थे। उनकी कोई मुद्रा नहीं थी। संभवतः उनका व्यापार वस्तुओं के आदान प्रदान पर आधारित था। वे तैयार माल तथा खदान के बदले पड़ोसी देशों से धातु प्राप्त करते थे। व्यापार नौका तथा बैलगाड़ियों द्वारा होता था। हड़प्पा के लोग राजस्थान, अफगानिस्तान तथा ईरान के साथ व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया में हड़प्पा के अनेकों मुहर मिली है। मेसोपोटामिया से प्राप्त लिखित विवरणों से पता चलता है कि उनका मेलुआ के साथ व्यापारिक संबंध था, जो सिंधु प्रदेश का ही एक प्राचीन नाम है। मेलुआ, मेसोपोटामिया के लोग ना, मेलुआ यानी नाविकों का देश। सिंधु जो मेसोपोटामिया के लोग थे, उन लोग ना सिंधु घाटी के जो लोग थे ना, उनको नाम बोलते थे मेलुआ, ठीक है, नाविकों का देश बोलते थे। छः नंबर प्रश्न बोला कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की विवेचना कीजिए। 6 नंबर प्रश्न है और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। बोला कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक और सामाजिक स्थिति में निम्न है। धार्मिक स्थिति,
हड़प्पा सभ्यता के धरती की देवी की मूर्ति की पूजा करते थे। एक मुहर पर ध्यान मग्न देवता उत्कीर्ण मिले हैं, एक बाघ, ठीक है ना, गेंडा, भैंस, ये जो बोल रहा है ना ध्यान मग्न देवता यानी शिव का नाम ले रहा है। एक बाघ, एक गेंडा, भैंस तथा 2 हिरण इस देवता के पास हैं। इसे आदि शिव का रूप भी कहा जाता है। यहाँ वृक्षों, पशुओं, जल, अग्नि आदि के पूजा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग मृत्यु के बाद जीवन, अंधविश्वास तथा जादू टोना में विश्वास करते थे। कब्रगाहों में मिले वस्तुओं, तवीजों आदि इसके प्रमाण हैं। सार्वजनिक स्थिति, उत्खनन के साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग अनेक वर्गों में विभक्त थे, जिसमें व्यापारी, शिल्पकार, किसान, मूर्तिकार, मजदूर आदि थे। यहाँ लोग भोजन में अन्न, मांस, घी, दूध आदि का प्रयोग करते थे। प्राय सूती वस्त्र का प्रयोग होता था। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, इसी कारण यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। पर्दा प्रथा नहीं था। मिट्टी के खिलौना, शतरंज, बैलगाड़ी, दौड़ मनोरंजन के साधन थे। पर्दा प्रथा कहने का मतलब ये है कि जो औरतें घूंघट टांडी थी उसमें घूंघट नहीं टांडी थी। ये दोस्त आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता हम आपको सब्जेक्टिव भी करवा दी है, ऑब्जेक्टिव भी करवा दी है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आज के लिए विदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं कल। जो भी आपको दिक्कत होगा तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम आपको नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, ले लीजिए 97, रुकिए इसको थोड़ा सा स्पेस बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्त। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको कॉल करिएगा 97 0 82 51 604। यह मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपका इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलते हैं कल, आज की विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।